हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शेरी नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आरआरबी और नॉर्थ और यूपीसीएचओ राजस्थान सीएचओ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर मैनेजिंग इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन ए पेशेंट विद ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। एक ब्रेन इंजरी का पेशेंट है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट है और उसका इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, उसका आईसीपी है वो बढ़ा हुआ है। तो इसका मोस्ट कॉमन मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होएगा? तो पहला ऑप्शन है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एट 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्टर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तीसरा ऑप्शन है इनकोरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग। चौथा ऑप्शन है कीप द पेशेंट इन ए सुपाइन पोजिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? तो पेशेंट है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको हेड को अपन सुपाइन पोजीशन में नहीं रखेंगे, उसको फाउलर पोजीशन में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर इसका जाएगा एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एट 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, एडमिनिस्टर लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईवी फ्लूइड। लार्ज वॉल्यूम आईवी फ्लूइड नहीं देंगे उस पेशेंट को, उस पेशेंट को अपन वो ओस्मोटिक डायूरेटिक पेशेंट फ्लूइड देंगे या फिर 3% एनएस देंगे। तो वो उसको देते हैं, फ्लूइड कम देते हैं जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ हो। तीसरा ऑप्शन है इनकोरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, ये भी उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे। पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीथिंग से आईसीपी है वो ज़्यादा बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन है कीप दी पेशेंट इन दी सुपाइन पोजिशन, सुपाइन पोजिशन में नहीं रखेंगे उसको, फाउलर या फिर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री तक उसको रखते हैं पेशेंट को, हेड एलिवेटेड रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 डिग्री एलिवेटेड रखेंगे। इसमें ट्रीटमेंट में देते हैं, मैनिटोल देते हैं, 3% एनएस देते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है वो देते हैं, जिससे क्या है कि आईसीपी है वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलिवेट द हेड ऑफ द 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट क्रिटिकल टू मॉनिटर इन ए पेशेंट विथ रिसीविंग हेपेरिन थेरेपी। एक पेशेंट है, उसका हेपेरिन थेरेपी चल रहा है, हेपेरिन इंजेक्शन चल रहा है। तो उसमें मोस्ट कॉमन कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है वो देखेंगे पेशेंट में। तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट काउंट। तीसरा ऑप्शन है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। चौथा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होएगा एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। पीटी और पीटी उसमें देखते हैं, पीटी और आईएनआर देखते हैं वारफेरिन में, और एपीटीटी किस में देखते हैं? एपीटीटी देखते हैं हेपेरिन में। हेपेरिन में नॉर्मल एपीटीटी का लेवल होता है 22 से लेके 34 तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच साइन इज क्लासिकल इंडिकेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन क्लासिकल इंडिकेशन साइन कौन सा है? ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड इंटॉलरेंस। तीसरा ऑप्शन है वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट। चौथा ऑप्शन है ड्राई स्किन। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, जिसके अंदर क्या है, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपर एक्टिव हो जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? लेस एक्टिव रहता है, लिथार्जी टाइप का पेशेंट रहता है। तो फिर जैसे हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो उसमें क्या होएगा? वेट लॉस होएगा पेशेंट में, और इंक्रीज एपेटाइट होएगी उस पेशेंट के अंदर। उसके में क्या है कि पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, वेट लॉस भी होता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बढ़ जाता है। उसके कारण क्या है कि पेशेंट में वे इंक्रीज एपेटाइट, उसमें भूख ज़्यादा लगती है पेशेंट को। तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होता उस पेशेंट के अंदर, टेकिकार्डिया होता है। कोल्ड इंटॉलरेंस नहीं होता, उसमें हीट इंटॉलरेंस होता है। और ड्राई स्किन भी नहीं होती, उसकी स्किन है एकदम वेट रहती है, क्योंकि वो पसीना पसीना आ जाता है, पेशेंट एकदम हाइपर एक्सर्वेशन रहता है पेशेंट के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वेट लॉस विद इंक्रीज एपेटाइट। हाइपरथायरॉयडिज्म को, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में जिनके दोनों के साइन सिम्टम अपोजिट होते हैं, जैसे ये ब्रेडिकार्डिया हो गया, कोल्ड इंटॉलरेंस हो गया, और ड्राई स्किन है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कंफर्म इंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट आफ्टर इंट्यूबेशन। एक इंट्यूबेशन किया है पेशेंट को, ईटी ट्यूब डाली है, और इसमें मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है कंफर्म ईटी ट्यूब का? ईटी ट्यूब का कंफर्मेशन के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? चेस्ट एक्सरे, अस्कल्टेशन ऑफ बायलेटरल ब्रीथ साउंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ चेस्ट साइज एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग। तो क्या देखते हैं मोस्ट इंडोट्रेकियल ट्यूब में आप आफ्टर इसमें एक्यूरेट मेथड के लिए? तो चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे भी करते हैं, और अस्कल्टेशन ऑफ बायलेटरल ब्रीथ साउंड ये भी देखते हैं स्टेट लगा के, और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन ऑफ चेस्ट राइज ये भी देखते हैं कि चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे वेंटी से अपन वो दे रहे हैं उस पेशेंट को, ब्रीथिंग पैटर्न भी चेक करते हैं, उसमें पीप भी देखते हैं।
तो ऑब्जर्वेशन करते हैं चेस्ट राइज कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग। एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग क्या है कि उसके अंदर CO2 का देखेंगे कि CO2 उसमें एंड टाइडल में कितना आ रहा है। किस में देखेंगे, उसमें वेंटिलेटर में देखेंगे। चेस्ट एक्सरे, अस्कल्टेशन, ब्रीथ साउंड और ऑब्जर्वेशन चेस्ट राइज ये तीनों देखते हैं, पर इसमें क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग देखते हैं कि इसमें CO2 है जो बाहर एग्जर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर उसमें वो अपना बता देता है वेंटिलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फाइंडिंग इज क्लासिकल सिम्टम ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन क्लासिकल साइन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, दूसरा ऑप्शन है इंटरमिटेंट फीवर एंड नाइट स्वेट, तीसरा ऑप्शन है ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, चौथा ऑप्शन है पैल एंड फैटी फैटी स्टूल। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर अल्सर अल्सर हो जाता है और उसके कारण उसके अंदर एक्सपल्सिव एक्सप्लोसिव मतलब सीवियर डायरिया होता है, पेशेंट को कुछ भी खाने को दे दो तुरंत बाहर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। ये इसका राइट आंसर है, क्लासिकल सिम्टम है इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस का। जैसे ही अपने को पता लग गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसको सीवियर डायरिया हो रहा है, तो पेशेंट तुरंत अपन डॉक्टर को, ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है उसको कॉल करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई पेशेंट को डायरिया हो रहा है। ये इसका राइट आंसर है और ये एम्स में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड प्रोडक्ट इज इंडिकेटेड फॉर ए पेशेंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हु इज एक्टिवली ब्लीडिंग। एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट है और उसके अंदर क्या है कि ब्लड प्रोडक्ट है, कौन सा इंडिकेशन है, मतलब कौन सा इंडिकेटेड है, कौन सा ब्लड देंगे या ब्लड का प्रोडक्ट देंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट है और उसमें एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है वॉल ब्लड, तीसरा ऑप्शन है पैक्ड रेड ब्लड सेल PRBC, चौथा ऑप्शन है प्लेटलेट काउंट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है कि प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है जिसके कारण पेशेंट में ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो उस पेशेंट को अपन प्लेटलेट है ना वो एडमिनिस्टर करेंगे। पेशेंट में FFP भी देंगे और वॉल ब्लड है वो भी देंगे और PRBC भी देंगे। पर FFP उस पेशेंट को देते हैं जिस पेशेंट को DIC हो गया हो या फिर और कुछ दिक्कत हो गई हो, जिसके अंदर क्या है कि फैक्टर में दिक्कत आ गई हो, या फिर वोल वोल विलीबंड फैक्टर जो वोल विलीबंड जो डिजीज होती है उसमें क्या है कि फैक्टर की कमी आ जाती है, प्रोटीन फैक्टर की कमी। और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है उसमें क्लोटिंग फैक्टर की कमी तो नहीं है, इसमें क्या है कि प्लेटलेट की कमी है, 10-20 हज़ार प्लेट आ जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, उसके बाद में पेशेंट में एक्टिवली ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो FFP किस में देते हैं, DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी का जो पेशेंट होता है उसके अंदर देते हैं, या फिर जो वोल विल्ली ब्लड जो डिजीज होती है उसके अंदर देते हैं। और वोल ब्लड या फिर PRBC जो मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग में ये PRBC नहीं देते, ब्लीडिंग में PRBC देते हैं पर मतलब मोस्ट इंडिकेशन नहीं है इसका। ब्लीडिंग ब्लड कम हो गया हो, किसी पेशेंट का आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो या फिर पुराना उसमें कोई क्रोनिक किडनी डिजीज हो, उन पेशेंट के अंदर PRBC देते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और मोस्ट एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या देंगे, प्लेटलेट देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच क्लिनिकल साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ ए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। पहला ऑप्शन है हेमीप्रेसिस, दूसरा ऑप्शन है बेटल साइन, तीसरा ऑप्शन है नकल रिजिडिटी, चौथा ऑप्शन है प्यूपल डायलेशन। तो बेसिकल स्कल फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन साइन कौन सा है, बेटल साइन है। बेटल साइन में क्या होता है कि जो कान के पीछे है वहां पे क्या है कि एक एकाइमोसिस टाइप का देखने को मिलता है, कान के पीछे ब्रूजिंग टाइप को देखने को मिलता है। बेसिकली स्कल फ्रैक्चर में क्या है कि कान के पीछे ब्लीडिंग का एक चकता जम जाता है जिसको बोलते हैं बेटल साइन। और एक होता है रैकोन आई। रैकोन आई में क्या होता है कि आंख के ऊपर की साइड में जो अपन देखते हैं आईब्रो, उसके नीचे वहां पे एक एकाइमोसिस बन जाता है, वो भी बेसिकल स्कल फ्रैक्चर में देखने को मिलता है बेसिकल स्कल फ्रैक्चर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका बेटल साइन। और हेमिप्रेसिस में क्या होता है कि जिस साइड में, राइट साइड में यदि उसको पैरालिसिस हुआ है तो उसमें अपन देखते हैं कि ब्रेन का लेफ्ट साइड में कोई आर्टरी में कोई क्लोट हुआ हो या फिर लेफ्ट साइड में काम करना बंद कर दिया हो। अपोजिट होता है, राइट साइड में यदि ब्रेन में राइट आर्टरी में कुछ दिक्कत आती है तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है, और लेफ्ट साइड में यदि ब्रेन में कुछ दिक्कत होती है तो राइट साइड में पैरालिसिस होता है। तो तीसरा ऑप्शन है नकल रिजिडिटी। नकल रिजिडिटी और ये कर्निंग साइन और ये सब देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। प्यूपिल डायलिटेशन, प्यूपिल डायलिटेशन तो इसमें जो अपन देते हैं इसमें एट्रोपिन ड्रग्स देते हैं उससे डायलेट हो जाते हैं, और मोस्ट कॉमनली बहुत सारे ड्रग्स है जो देने के बाद में प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नकल रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिम्टम इज एन अर्ली साइन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज का अर्ली साइन क्या है, सीवियर एनीमिया, यूरेमिक फ्रोस्ट, पोलीयूरिया, प्रोटीन यूरिया।
सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है क्रोनिक किडनी डिजीज पर, वो लेट साइन है, अर्ली साइन नहीं है। यूरेमिक फोर्स्ट क्या होता है कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के टूटने के बाद में जो अमोनिया बनता है, वो क्या है कि स्किन में कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में स्किन थोड़ी सी कैसे लगने लग जाती है कि हाँ ड्राई टाइप की, इस टाइप की, उसको बोलते हैं यूरेमिक फ्रोस्ट। पर ये लेट साइन है, अर्ली साइन नहीं है ये। पोलीयूरिया भी देखने को मिलता है, पर पोलीयूरिया भी क्रोनिक किडनी डिजीज में अर्ली साइन में नहीं देखने मिलते, क्रोनिक किडनी डिजीज में बहुत लेट में देखने को मिलते हैं। पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा प्रोटीन यूरिया। क्रोनिक किडनी डिजीज का अर्ली साइन कौन सा है? प्रोटीन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज। एक पेशेंट है जिसमें लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या साइन देखने को मिलेगा, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया, वेट लॉस, क्यूसिंग फीचर्स, ब्रेडिकार्डिया। एक डिजीज होती है क्यूसिंग सिंड्रोम और एक होती है एडिसन्स डिजीज। क्यूसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? क्यूसिंग सिंड्रोम में जो अपने कोर्टिकोस्टेरॉइड है उसका लेवल बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं क्यूसिंग सिंड्रोम। और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल कम हो जाता है उसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। तो हाइपरकैलेमिया किस में देखना? हाइपरकैलेमिया हो गया, वेट लॉस हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, ये साइन देखने को मिलते हैं एडिसन्स डिजीज में, जिसमें स्टेरॉइड का लेवल कम हो जाता है या फिर मिनरलोकोर्टिकोइड उनका लेवल कम हो जाता है। जो एडिसन्स डिजीज में होता है, ये साइन सिम्टम एडिसन्स डिजीज में देखने को मिलता है। और क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन कौन सा लॉन्ग टर्म कोर्टिकोइड यूज है, जो यूज कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है। तो उसमें अपने देखेंगे कि क्यूसिंग सिंड्रोम के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्यूसिंग सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? जैसे बफालो हम्प हो गया, मून फेस हो गया, और पेशेंट का वेट बढ़ने लग जाता है, और बहुत सारी साइन सिम्टम है, ये अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे अपन कभी। तो ये साइन सिम्टम किस में देखने को मिलेंगे? क्यूसिंग सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ ए पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, तो वो किसका इंडिकेशन है? पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा ऑप्शन है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, तीसरा ऑप्शन है यूटेराइन रप्चर, चौथा ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पेनलेस नाम आते ही आपको एक दिमाग में आ जाना चाहिए, पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, ये किसका इंडिकेशन है या फिर किसका साइन है? ये है प्लेसेंटा प्रीविया का। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि नॉर्मली प्लेसेंटा सिचुएटेड होती है पोस्टीरियर साइड में, यूट्रस के पोस्टीरियर और ऊपर की साइड में वहाँ पे प्लेसेंटा लगी रहती है। और वहाँ पे नहीं लग के यदि लोअर मार्जिन में या फिर लोअर सेगमेंट में कहीं प्लेसेंटा का एडिशंस हो जाता है, मतलब प्लेसेंटा नीचे लग जाती है यूट्रस के अंदर, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया 4 प्रकार की होती है। और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है? एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में ये होता है कि जहाँ पे प्लेसेंटा लगी हुई है नॉर्मल कंडीशन में, और वहाँ से क्या है कि डिलीवरी होने से पहले वहाँ से छूट जाती है। तो वो किसी भी कारण हो सकती है, जैसे पेशेंट को ट्रॉमा हो गया या फिर किसी भी झटका लग गया पेशेंट को, तो किसी भी कंडीशन में वो यदि वहाँ से छूट गई है, तो उस पेशेंट को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है? 2-3 प्रकार की ब्लीडिंग होती है। कंसील्ड हेमरेज होता है एक तो। और कंसील्ड हेमरेज में क्या होता है? कंसील्ड हेमरेज में होता है कि जो ब्लड है वो प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में जम जाता है, और उसके बाद में वो एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होती है उसके अंदर। जैसे इसमें दे रखा है ना ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, तो ब्राइट रेड तो इसमें प्लेसेंटा प्रीवियम होती है। और कंसेल्ड हेमरेज में क्या होता है? कंसेल्ड हेमरेज में वहां पे कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में पेशेंट के वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, और उसमें क्या देखने को मिलता है कि क्लोट देखने को मिलता है। यदि पेशेंट में क्लोट देखने को मिलता है, अपने को ऐसे लग रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ है, तो उसको एब्रेप्सियो प्लेसेंटा देखेंगे। यूट्राइन रप्चर में यूट्राइन रप्चर हो जाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली जो उसमें इम्प्लांटेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है, वो यूट्रस में, फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, पर इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। वो इम्प्लांटेशन क्या है कि फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, या फिर बच्चा है वो ग्रो करने लग जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस के आउटर साइड कहीं पे भी यदि प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है या फिर प्रेगनेंसी मतलब कंटिन्यू होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आज का इतना ही सेशन है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।